हेलो दोस्तों, मैं तनवीर अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक अच्छे से कोटेशन से शुरू करेंगे। हमारा कोटेशन शुरू में कहता है कि सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। यानी कि जो हम अगर असफल नहीं होंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला के लगभग लगभग हमारे पास कितने भाग होंगे? 3 भागों में हम पूरी पूरी वर्णमाला समाप्त करेंगे। और यह किसको मद्देनजर रखकर किया गया तैयार मटेरियल है? यूपी पुलिस कांस्टेबल। जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल सुनने में आ रहा है कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वर्णमाला की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको हम 3 भागों में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है। प्रश्न हम पहला पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। तो हिंदी भाषा में कुल कितने आपके व्यंजन हैं? तो हमारे व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? अगर व्यंजन पूछे, देखते हैं व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर की सहायता से स्वर की सहायता से क्या किए जाते हैं? बोले जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारा व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन की अगर मूल व्यंजनों की संख्या देखो, यहाँ पर अगर ये होता, ये और आसान क्वेश्चन होता कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी होती है? 33 होती है। लेकिन एक आती है केंद्रीय केंद्रीय हिंदी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। एक कौन सा निदेशालय है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसके द्वारा क्या किया गया? मानक हिंदी वर्णमाला। कौन सी? मानक हिंदी वर्णमाला तैयार की गई और उसमें कुल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई है? 33 बताई है। ठीक है, आई होप यह क्वेश्चन आपकी समझ में आया हो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बताइए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? चलो देखते हैं, आंसर दो। ठीक है, चलो बताओ। तो हमारे पास कितनी है? 25 जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। वर्गीय व्यंजन ध्यान रखो कितने होते हैं? कुल कितने वर्ग होते हैं हमारे पास? कुल 5 वर्ग होते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कुल कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 5 × 5 25। तो कुल कितने व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25। तो स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं यानी कि हमारे जो मुख के अंदर जो भी स्थित है उनको जो स्पर्श कर कर बाहर निकलेगी, तो उन्हें ही हम क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। देखो यहां ध्यान देना है, यहां क्या पूछा गया है? सार्थक सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो सार्थक लघुत्तम जो इकाई है वो हमारी क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। कैसे? देखो, अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? ध्वनि होती है। ध्वनि के बाद हमारे पास क्या आता है? वर्ण आता है। वर्ण के बाद हमारे पास क्या आता है? अक्षर आता है। अक्षर के बाद हमारे पास क्या आता है? अक्षर के बाद शब्द आता है। और शब्द के बाद हमारे पास क्या आता है? वाक्य आता है। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी? ध्वनि आएगी, फिर वर्ण आएगा, फिर अक्षर आएगा, फिर शब्द आएगा और फिर वाक्य आएगा। तो देखो ये क्या होती है? मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई है। यानी कि मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई हमारे पास क्या है? ध्वनि है। लिखित रूप से वर्ण क्या है? लिखित रूप में लिखित रूप में लिखित रूप में सबसे छोटी लिखित रूप में
सबसे छोटी इकाई। अक्सर क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है। अक्सर क्या होता है, दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। आगे क्या है, शब्द क्या है, सबसे बड़ी इकाई। अगर हम सामान्य इस रूप में देखें तो सबसे बड़ी इकाई है। यदि शब्द के साथ क्या लगा दे, हम सार्थक लगा दे, इस शब्द के साथ यदि हम किसका उपयोग कर दें, सार्थक का कर दें, तो यह क्या होगी, सार्थक रूप में, सार्थक रूप में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। और वाक्य क्या होगा, सार्थक रूप में सबसे बड़ी इकाई। बात समझ में आई। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, अर्थ होगा। सार्थक का मतलब होता है कुछ ना कुछ अर्थ हो। तो सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी है, सब है, और सबसे बड़ी इकाई हमारी क्या है, वाक्य है। मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी हमारी, ध्वनि है। मौखिक रूप में, लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई हमारी क्या है, जो है वर्ण है। और सबसे बड़ी इकाई हमारी क्या है, शब्द है। आगे चलते हैं, समझ में आया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो यहां पर उन्होंने ना तो लिखित मौखिक लगाया है, ना तो मौखिक है, और ना ही क्या दिया है, लिखित दिया है। तो यह प्रश्न दो तरीके से बनता है। ना तो यहां पर उसने क्या दिया है, लिखित दिया है, और ना ही उसने क्या दिया है, मौखिक दिया है। तो उसने पूछा है कि बताइए सबसे छोटी इकाई। हमारे पास सबसे छोटी इकाई दो हैं, एक तो हमारी क्या है, ध्वनि है, और दूसरी हमारी क्या है, वर्ण है। यदि उसने, अगर वो कंडीशन देता, दोनों को दे देता, ध्वनि भी देता और वर्ण भी देता, तो हमारा आंसर क्या होता, दोनों होता। यानी कि हम आंसर किसको देते, दोनों को देता। यदि ये दोनों ना होकर क्या होता, ये होता, तो हमारा आंसर पहला क्या होता, हमारा जो आंसर होता फिर वो क्या होता, वो होता हमारा ध्वनि। वर्ण ना होकर ध्वनि। कैसे, देखो हम पहले क्रम क्या चलता है हमारा, ध्वनि चलता है, फिर उसके बाद हमारा क्रम चलता है वर्ण की ओर। वर्ण से हम कहाँ आते हैं, अक्षर से आते हैं। अक्षर के बाद हम कहाँ आते हैं, शब्द पर आते हैं, और शब्द के बाद हम कहाँ आते हैं, वाक्य पर। यदि वो पूछ लेता कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और वहां पर ऑप्शन ये ना होकर क्या होते, शब्द की जगह ये शब्द ना होता, इस शब्द के जगह क्या होता, इस शब्द की जगह ध्वनि होता। शब्द की जगह क्या होता, ध्वनि होता। शब्द की जगह क्या होता, ध्वनि होता। तो आंसर हमारा क्या होता फिर, ध्वनि होता। बात समझ में आई। तो ध्यान रखना है, हमारा उसने डायरेक्टली प्रश्न पूछा है कि बताइए सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी, तो इसमें दिया हुआ है वर्ण है। तो सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी है, वर्ण है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है। तालव्य, तालुका से बोले जाने वाला वर्ण, यानी कि जो हमारे वर्ण हैं, कितने 52 वर्ण हैं, ये मुख की आकृति से या मुख में स्थित जितना भी हमारा जो सामान है अंदर स्थित, वो क्या होगा, उससे क्या होगा, ये टच होकर बोले जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमारी जो हिंदी है वो कहाँ से उत्पन्न है, शरीर से उत्पन्न है। तो पूछा है तालव्य। तालव्य का मतलब है तालु को छूकर निकलने वाले जितने भी हमारे वर्ण होंगे। तो बोल के देखते हैं हमारा, यदि हमारे वर्ग है, वर्ग में देखते हैं का वर्ग। का वर्ग हमारा कहाँ से बोला जाता है, कंठे से बोला जाता है। का वर्ग देखते, का, ख, ग, घ, ये कहाँ से बोला जाता है, हमारा कंठे से बोला जाता है। चा वर्ग, चा वर्ग हमारा कहाँ से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है। चा, छा, जा, देखो जो हमारी जीभ है वो कहाँ मिलती है, तालु में मिलती, नीचे तालव्य में मिलती है। अगला है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग हमारा कहाँ से बोलता है, मूर्धन्य से मिलता है, मूर्धन्य से बोलता है। अगला है हमारा ता वर्ग। ता वर्ग हमारा कहां से बोलता है, दंत्य से बोलता है। आगे है हमारा पा वर्ग। पा वर्ग हमारा कहां से बोलता है, तो ये बोलता है हमारा ओष्ठ्य से बोलता है। अब देखो क्या पूछा है उसने, तालव्य वर्ण नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। नहीं का, नहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नहीं का देखते हैं कौन सा नहीं है,
तो हमारा कौन सा है? कै। कै कहाँ है? कंठे में है। कहाँ है? कंठे में है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में कुल कितने हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? ए है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है और री है। ए है, अए है, ओ है और हमारा औ है। ये क्या है? हमारे 11 स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी है? 11 है। इनमें से 4 हमारे क्या कौन से बोले जाते हैं? मूल स्वर बोले जाते हैं और बाकी सारे हमारे कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। यानी कि 4 हमारे लघु स्वर हैं और बाकी सब कितने हमारे? दीर्घ स्वर हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कुल कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। कैसे हैं? देखो 52। हमारे पास स्वर कितने हैं? स्वर हमारे पास 11 हैं। हमारे पास आयोग वहां कितने हैं? आयोग वहां कितने हैं? हमारे पास स्वर कितने हैं? 11 हैं। आयोग वहां कितने हैं? 2 हैं। व्यंजन कितने हैं? तो मूल व्यंजन हमारे पास, सॉरी, हम यहां लिखेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन तो हमारे पास वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। इसके बाद चलते हैं, हमारे पास अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? हमारे पास 4 हैं। उष्मीय व्यंजन, उष्मीय व्यंजन और उष्मीय व्यंजन हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या तड़नजात व्यंजन, उनकी संख्या हमारे पास कितनी है? 2 है। और अगले लास्ट है हमारे संयुक्त व्यंजन, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारे पास कितनी है? 4 है। टोटल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए? 52 व्यंजन हो गए। 11 2 13, 13 और 25 38, 38 4 42, 42 4 46, 46 और 2 48 और 4 52। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितने वो वर्ण हैं? तो हमारे पास कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ण के प्रकार होते हैं। तो वर्ण के कुल कितने प्रकार हैं? तो वर्ण के हमारे पास प्रकार हैं 3। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और हमारा अयोगवा। अयोगवा ना तो स्वर में काउंट होता है, में गिना जाता, और ना ही व्यंजन में। ये हमेशा कहाँ होते हैं? मध्य में। इनकी जिनकी भी इनकी आवश्यकता होती है उसके ही साथ लग जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला, इनकी संख्या कितनी है? अयोगवाह की संख्या है 2। एक तो हमारा होता है अनुस्वार। कौन सा होता है? अनुस्वार होता है। और एक होता है हमारा विसर्ग। विसर्ग होता है। अनुस्वार कौन सा होता है? ये वाला। और विसर्ग क्या होता है? ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? यानी कि व्यंजन है और इसका जो इसमें क्या जोड़ दिया हमने? स्वर जोड़ दिया। तो वो इसका जो संयुक्त रूप है वो हमारा क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। क्योंकि व्यंजन व्यंजन कभी भी अपने आप उच्चारित नहीं हो सकता। उसे कहीं ना कहीं किसकी सहायता की जरूरत है? स्वर की सहायता की जरूरत है। ठीक है, और जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अक्षर का निर्माण करते हैं। जब भी 2 वर्णों का मेल होगा तो वे किसका निर्माण करेंगे? अक्षर का निर्माण करेंगे। ठीक है, वर्ण क्या होता है? जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और यह क्या है? लिखित रूप में, लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई है। लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई है। लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और ध्वनि क्या है? मौखिक रूप में सबसे
छोटी इकाई। मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी ध्वनि है। और लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई हमारी कौन सी है? वर्ण है। वाक्य क्या है? वाक्य सार्थक रूप में सबसे सबसे बड़ी इकाई। सार्थक रूप में सबसे बड़ी इकाई हमारी क्या है? वाक्य है। और हमारा उत्तर क्या है? अक्षर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण प्लस माला। कौन सी? वर्ण प्लस माला, यानी वर्णों की ऐसी व्यवस्थित माला जो कैसे हो? क्रमबद्ध हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। शब्द गणना, शब्दों को गिनना। वर्णों का संकलन, वर्ण समूह, इसे क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं। शब्द समूह, शब्दों का समूह। ठीक है, एक ही बात है, शब्दों की गणना, शब्दों को गिनना। बस यहाँ इसमें इतना ही था। इसके बाद चलते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं भाई? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? या तो वो क्या होंगी? स्वर होंगी, या वो क्या होंगी? व्यंजन होंगे। 4 प्रकार की नहीं लगानी। ठीक है, 4 प्रकार की नहीं लगानी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है लिपि चिन्हों। अगला है हमारा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध। लिपि का मतलब क्या होता है? आ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री री, ए, ओ, औ। ये जो भी लिखे गए हैं, यानी कि जो हमने बोला उसको हमने क्या किया? लिपिबद्ध चिन्हों से, यानी कि जो निर्धारित किए गए चिन्ह हैं उनके द्वारा लिपिबद्ध चिन्हों से क्या कर दिया? दर्शा दिया। तो जो निर्धारित किए गए चिन्ह हैं उन्हें दर्शाना ही क्या कहलाता है? लिपिबद्ध कहलाता है। तो लिपिबद्ध चिन्ह और क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब है क्रम के साथ चलेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? वर्णमाला कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? वो सीधी सीधी स्वर की बात कर रहे हैं। जो व्यंजन है, व्यंजनों का कभी भी उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। यानी कि जो व्यंजन है जब भी वो उच्चारित होंगे तो उनका जो भी उच्चारण में सहायता करेगा वो कौन करेगा? स्वर करेंगे। क्योंकि देखो, का को हम हमेशा व्यंजन का रूप देते हैं। वो क्या होता है? ये वर्ण है। यदि हमने इसके को लिखा तो यह किसकी फॉर्म में आ गया? अक्षर की फॉर्म में आ गया। यानी कि ये क्या हो गया? अब अक्षर हो गया। और ये क्या हो गया? एक वर्ण हो गया। ये क्या है? एक वर्ण है। ये अक्षर कैसे है? अक्षर ये ऐसे है, क प्लस ए। जब 2 वर्णों को आपस में जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। तो ध्यान रखो, इसका उत्तर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। आगे चलते हैं। सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? महाप्राण। यानी कि उच्चारण में अधिक समय लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। उच्चारण में कम समय लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? हम अल्प प्राण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम अल्प प्राण बोलते हैं। अघोष और दीर्घ, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया? महाप्राण हो गया। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कुल कितनी है? ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी है?
तो कितनी है? हसर्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ। हसर्व का मतलब क्या होता है? छोटा दीर्घ स्वर, और या मूल स्वर। कौन से? मूल स्वर। तो दीर्घ स्वर या मूल स्वर कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे ए, ई, उ और रीरी। तो इनकी संख्या कितनी है हमारी? 4 है। ठीक है भाई, बात समझ में आई? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से दीर्घ स्वर, तो ध्यान रखना है दीर्घ जो स्वर होता है यह भी 2 भागों में विभाजित होता है। दीर्घ स्वर जो होता है यह भी क्या होता है? 2 भागों में विभाजित होता है। एक हमारा कौन सा? मूल दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? मूल, यानी कि जो समान समान स्वरों से मिलकर बने हों। कैसे? यानी कि ए प्लस ए बराबर क्या होगा? आ हो जाएगा। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई हो जाएगा। आगे उ प्लस उ बराबर उ हो जाएगा। ये क्या है? हमारे मूल दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर क्या है? यदि ए के साथ हमने ई का जोड़ दिया तो ए बन गया। ए के साथ यदि हमने ए को जोड़ दिया तो ए बन गया। ए के साथ यदि हमने उ को जोड़ दिया तो ओ बन गया। ए के साथ यदि हमने ओ को जोड़ दिया तो ओ बन गया। ये क्या है? हमारे संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, तो उसने कहा है दीर्घ स्वर, ना तो उसने किसका नाम लिया? मूल का लिया, और ना ही उसने कहा बोला संयुक्त। लेकिन यदि हम ऑप्शनों को देखें, ऑप्शनों में देखो कि हमारे पास अधिक कौन से हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर है। उसने पूछा है कौन सा है, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकते, तो उसने मूल के बारे में बात की है। तो हमारा मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? अ है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, देखो यहां पर लगा दिया उसने मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल कौन सा नहीं है? तो देखो हमारे पास मूल क्या है? आ है, ई है, उ है। तो यहां देखो कौन सा नहीं है? तो हमारा ओ नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनको उच्चारित उच्चारित करने में तिगुना समय लगे। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में या उच्चारित करने में हमें क्या लगे? तिगुना समय लगे। कौन कौन सा? देखो कैसे, यानी कि यदि हमने राम को बुलाना है तो राम को ऐसे लिखेंगे, राम। तो हम इसका जो उच्चारण करेंगे वो राम, यानी कि जो इस प्लुत स्वर है इसका जो प्रयोग होता है वो रंगमंच नाटकों या किसी को पुकारने में किया जाता है। रंगमंच, नाटकों या किसी को पुकारने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है, और ये इनका कौन सा है? ओम है। ठीक है, चलो अगला है मध्य स्वर कौन सा है? देखो, अगर हम जीवा जीवा की जो जीवा के आधार पर यदि हम क्या करें, स्वरों का वर्गीकरण करें, तो यह 3 प्रकार का होता है। अग्रभाग, मध्य भाग और हमारा पश्च भाग। तो इसने पूछा है कि मध्य भाग में कौन सा है। तो अग्र भाग में देखते हैं, हमारा अग्र भाग में ई ए ए होता है। मध्य भाग में हमारा क्या होगा? ओनली ए होगा। यहां क्या होगा? उ हो आ होगा, उ होगा, उ होगा, ओ होगा और हमारा
औ होगा। ये कहाँ होता है? हमारा मध्य भाग में होता है। तो इसका मध्य स्वर कौन सा है? हमारा ए को कहा गया है। आगे चलते हैं, अगला है हमारा भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो किस प्रकार का है? पच संवर्त होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर दो बात पूछी गई है। उ कहाँ है? तो वो आपका मुख आकृति के आधार पर कैसा है और जीवा के आधार पर। तो देखो, मुख आकृति अगर देखें तो मुख आकृति में हमारा कितना प्रकार पाए जाते हैं? 4 प्रकार पाए जाते हैं। एक होता है हमारा संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। ठीक है, संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। ठीक है, तो देखो जो संवर्त है, तो संवर्त में क्या आता है? ई आता है, ई आता है, उ आता है और उ आता है। यहां पर जो लगी है, अगर हम इसको बांट दें तो यहां पर दो कंडीशन लगी हैं। एक कंडीशन नंबर ये और दूसरी कंडीशन नंबर ये, यानी कि एक कंडीशन यह है और दूसरी कंडीशन ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा अर्ध संवर्त। अर्ध संवर्त साफ साफ सा लिखते हैं। पहला होता है संवर्त। संवर्त, संवर्त क्या होता है? जिसमें क्या हो? मुख कम खुले। तो संवर्त में होता है ई, ई, उ, उ। आगे है अर्ध संवर्त, मुंह थोड़ा अधिक खुले लेकिन संवर्त से ज्यादा। तो इसमें अर्ध संवर्त में हमारा कौन कौन सा आता है? अर्ध संवर्त में आता है ए, ओ। अगला है विवर्त। विवर्त में क्या होता है? विवर्त में हमेशा जो है मुंह सर्वाधिक खुलता है। तो मुंह सर्वाधिक किस में खुलता है? विवर्त में। और यहां का आता है आ, आ। ठीक है, आगे है अर्ध, अर्ध विवर्त। और अर्ध विवर्त में हमारा आता है ए आ गया। ठीक है, औ आ गया। ठीक है, कौन सा आ गया? आ गया, औ आ गया और अय आ गया। ये सब कहाँ आते हैं? आपका अर्ध विवर्त में आते हैं। अब देख लो, चेक कर लो। अब यहां देखते हैं भाग जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर देखते हैं। पहला हमारा होता है अग्रभाग। अग्रभाग में क्या होता है? वो सॉरी, ई आता है, ई आता है, ई आता है, ए आता है, अय आता है। अगला दूसरा हमारा जो है वो है हमारा मध्य भाग। मध्य भाग में क्या आता है? ए आता है। तीसरा हमारा क्या है? पस भाग। पस भाग में हमारा क्या आता है? ऊ आता है, ओ आता है, ओ आता है, औ आता है और अ आता है। ठीक है, ये कहाँ आते हैं? पस भाग में आते हैं। अब देखो हमारा जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? ऊ हमारा कहाँ है? पस भाग में है। और यहाँ कहाँ है? हमारा संवर्त में है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पस भाग के संवर्त में इसका उत्तर होगा। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगला है अर्धविवर्त। अर्धविवर्त डायरेक्ट देखेंगे। अर्धविवर्त, अर्धविवर्त ए और ओ होता है। तो यहाँ देखेंगे ए, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? हमारा हमारा इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब है दो असमान, दो असमान स्वरों से, दो असमान स्वरों से
मिलकर बने स्वर। तो दो असमान स्वरों से मिलकर बने स्वर क्या कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखो, ये है ए प्लस ई से बना है। किससे बना है? ए प्लस ई से बना है। ये अ प्लस ई से बना है। ये ए प्लस ए से बना है। ये ए प्लस यह उ प्लस ऊ से बना है। यह उ प्लस ऊ से बना है। यह है आपका उ प्लस ए प्लस ऊ से बना है। ठीक है, ये ए प्लस ऊ से बना है, ये ऊ से बना है। तो ये कौन सा है? मूल दीर्घ स्वर। ये कौन सा है? मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखो, दीर्घ दोनों हैं, कंफ्यूजन करता है। यदि वो यहाँ क्या करेगा, यहाँ पर संयुक्त स्वर ना देकर यहाँ पर क्या कर दे, यहाँ पर आपका संयुक्त स्वर ना देकर यहाँ पर क्या कर दे, यहाँ पर अगर ये लगा दे कि दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है, तो हम यहां देखेंगे दीर्घ स्वर कौन से की बात की है? यहां पर संयुक्त की बात की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तीन ऑप्शन किसके हैं? संयुक्त के हैं। और एक ही ऑप्शन कौन सा है हमारा? मूल स्वर का नहीं है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य से बोला जाता है? कौन सा कंठ तालव्य से बोला जाता है? तो हमारा कौन है? कंठ तालव्य से ए। देखो, कंठ तालव्य पहले हम देखते हैं, कंठ तालव्य ना देखकर हम देखते हैं ई का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा क्या है? तालव्य। ए का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कौन सा है? कंठ। अब देखो, इनमें से इस ई इनका जो उच्चारण स्थान है वो तो हमारा तालव्य और कंठ है। इसका उच्चारण स्थान हमारा कंठ औष्ठ्य होगा। इसका क्या होगा? कंठोष्ठ्य होगा। ऐसे ही लिख लेते हैं। ए हमारा कहां से है? कंठ से है। ऊ हमारा कहां है? औष्ठ्य से है। जब हम संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं, यानी कि जब हम संयुक्त स्वर बनाएंगे तो एम को और ई को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ए आएगा। जब हम यहां भी संयुक्त स्वर बनाएंगे तो यहां भी हम ए के साथ ऊ को ऐड करेंगे। जब ए को और ऊ को ऐड करेंगे तो ध्वनि भी क्या होगी? ए और ऊ की ऐड होगी। तो यहाँ किसका निर्माण होगा? ओ का निर्माण होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनकी क्या होगी? ध्वनियां भी जुड़ेगी, यानी कि कंठ तालव्य जब जुड़ेगा तो ये कंठ तालव्य कहलाएगा, और जब कंठोष्ठ्य जुड़ेगा तो ये क्या कहलाएगा? कंठोष्ठ्य कहलाएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है कि अनुनासिक स्वर वाला शब्द कौन सा है? देखो, सब में लगा है, क्या लगा है? यहाँ भी अनुस्वार है, यहाँ भी अनुस्वार है, यहाँ चंद्र बिंदु है, और यहाँ भी अनुस्वार मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये सब क्या है? अनुस्वार है, और ये क्या है? अनुनासिक है। ये निर्नुनासिक है, ये अनुनासिक है। ये क्या है? अनुनासिक है। और ये दो जो बिंदी लगी हुई है इनको निर्नुनासिक बोला जाता है या नासिक्य बोला जाता है। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो जो है क्या? मात्रा। और मात्राएं क्या होती हैं? ये होती है हसर्व होती है, प्लुत होती है, और आपका दीर्घ होती है। ये क्या होता है? किसी भी स्वर को या किसी भी शब्द को बोलने में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है? हमारा मात्रा कहलाती है। ठीक है, ये हमने कुछ 20 या 25 प्रश्न लिए थे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे, और आगे ही हम 2 पार्ट में वर्णमाला को समाप्त करेंगे, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।